We are going to start a new chapter today, that is the inflammation. हम सर इंजरी का चैप्टर खत्म कर चुके हैं. We will start the new chapter, that is inflammation. This is an important topic. इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके अंदर से आपके एमसीक्यूज और एससीक्यूज दोनों आते हैं. वाईबी में से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप इसे गौर से सुने. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. Now the inflammation basically it is a response of the body to any injury. सारी कॉजेज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंजरी, हाउ द बॉडी बेसिकली बिहेव व्हेन सम इंजरी कम्स टू द बॉडी. तो जब बॉडी रिस्पॉन्स देती है टू द इंजरी, दैट इज इन्फ्लेमेशन. दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म व्हिच हेल्प्स द बॉडी to try to get rid of that injurious agent. If it is unable to basically remove the injurious cause, then ultimately the organ got damaged or it died and necrosis. वो सारा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ. तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये बेसिकली बॉडी के अंदर दो तरह से होती है. एक वन इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड अदर इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब बॉडी रिस्पांस जब इमीडिएट और रैपिड रिस्पांस देती है किसी भी इंजूरियस एजेंट को, तो वो हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जो है उसको रखते हैं. और क्रॉनिक रिस्पांस बेसिकली विच इज अ डिलेड रिस्पांस. एक्यूट रिस्पांस जो है it could be from few seconds to few minutes to some days. Maximum it goes for 2 weeks, whereas the chronic response ये आपके पास जरा prolonged और delayed response होता है. That can even go from weeks to some decades. 10 साल 15 साल तक भी ये response generate रहता है. But the ultimate result of the chronic inflammation is the fibrosis or the death of that organ ultimately, if it is not recovered completely. And the acute response, it is, as I told you, it is a rapid response. एकदम से बॉडी रिस्पांस जो देती है उस इंजरी को ख़त्म करने के लिए प्रोटेक्टिव वे के ज़रिए से. इफ़ दिस रिस्पांस इज अनेबल टू बेसिकली रिमूव और सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज़ कॉजिंग द इंजरी टू द बॉडी, तो ये ख़त्म हो जाता है. और अगर नहीं हो पाता तो इट देन प्रोसीड टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रिस्पांस. एक्यूट इन्फ्लेमेशन को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया. आज आधा पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो है अगला जो आधा जो पोर्शन है वो आगे डिस्कस करेंगे. नाउ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली जिसका मैंने अभी आपको बताया, इट इज एन इमीडिएट एंड द एक्यूट रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू एनी इंजरी. क्लियर. और इंजरी की कॉजेज आपको मैं पढ़ा चुका हूँ. तो बहुत सारी मल्टीपल कॉजेज हैं इंजरी की. इन्फेक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज. देन देयर इज द केमिकल इंजरी, देयर इज फिजिकल इंजरीज, देन देयर इज सम द कैंसर्स और द ट्यूमर्स. देयर मल्टीपल कॉजेज which ultimately causes the damage to the body. तो acute response, immediate और rapid response है. इसके अंदर 4 important cardinal signs आते हैं which basically are universally seen in all the type of the acute inflammation. One is the swelling which you see at the site of the acute inflammation. Then there is the redness. Then there is the heat and there is the pain. These are the 4 cardinal signs which you see whenever there is acute inflammation at any side of the body. Clear? Swelling होगी उस साइड के ऊपर जहाँ पे भी acute response जनरेट हो रहा होगा. There is a redness at that side. जब आपको सब कुछ समझाता हूँ कि किस तरह से होती है, क्या वजह होती है इसकी. Then there is a heat production at the site of the acute inflammation and the pain. These all mechanisms basically help us to identify or become alert so that we can get rid of that infection. अगर हमें इनमें से कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा तो वी आर अनअवेयर कि हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम जब हम अनअवेयर होंगे तो हम उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है, जो एडिशनल मैकेनिज्म है, बॉडी एक अपना रिस्पॉन्स जनरेट करती है. लेकिन हम कुछ ट्रीटमेंट्स के ज़रिए से भी उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. तो अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आएंगे तो हम अल्टीमेटली उस इन्फेक्शन को या उस इंजरी की कॉज को रिमूव करने के काबिल नहीं रहेंगे. क्लियर. तो ये इंपॉर्टेंट 4 साइंस हैं. दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस विच यू ऑलवेज सी
whenever there is the acute inflammation, और inflammation acute किसी भी वजह से हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, किसी किस्म की फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई भी कॉज है, उसमें ये आप चार्ज जो है साइन देखोगे। क्लियर? अच्छा, अब बेसिकली ये कैसे इनिशिएट होती है, किस तरह से, हाउ इट इवॉल्व इन द बॉडी, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बाय विच अल्टीमेटली बॉडी गिव रिस्पॉन्स टू द एनी इंजूरियस एजेंट। फर्स्ट वन इज द change in the caliber of the vessel. Second is the increased permeability of the vessel. And third one is the WBC's movement at the site of injury. ये basically whenever there is acute inflammation, there are 3 mechanisms ultimately which occurs at the site of the inflammation. First is the change in the caliber of the vessel, second is the increased permeability of the vessel, and the third one is the WBC movements at the site of the injury. अच्छा, basically हमारी blood, as you know, the blood is formed of some plasma proteins with some plasma and then the cells. सेल्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, जो इन्फ्लेमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर द WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, कोई एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो सारा का सारा जो ब्लड है, इट इज विद इन द वेसल, ये वेसल से बाहर नहीं जाता, और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर है, वो वेसल से बाहर है। क्लियर? तो नाउ these cells or the plasma protein has to reach at the site of the infection, at the site of the injury. तो वो आप में कैसे जा सकते हैं? ब्लड के अंदर से तो वो निकलेगा नहीं, because the permeability of the vessel in normal condition does not allow the WBCs or the plasma protein to leak out. वो बाहर नहीं जा सकते। प्लाज्मा प्रोटीन और WBC वेसल के दरमियान में, जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में जो गैप है, दे आर अनएबल टू क्रॉस द वेसल्स। तो क्यों, जब वो नहीं जा सकती तो फिर किस तरह से सब कुछ होगा? तो यही मैकेनिज्म है जो कि बॉडी में अल्टीमेटली एक डेवलप होता है, तो एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है विच अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टुवर्ड द साइट एंड द इंक्रीज परमेबिलिटी। वो कैसे होता है? whenever there is injury to the body, whenever there is some infection in the body, तो क्या होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होती है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है, दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज द वेसल। क्लियर? तो नाइट्रिक ऑक्साइड वेसल के ऊपर एक्ट करता है, और इंपॉर्टेंट कौन सी वेसल है? आर्टेरियोल्स। किनके ऊपर एक्ट करता है? आर्टेरियोल्स। It acts on the arterioles, and ultimately what it does, it basically increase the caliber of the vessel. It vasodilate the vessel. The smooth muscles of the vessel, they are relaxed, and ultimately what happens, it increase in the size. It increase in the diameter of the vessel is increase. जब diameter increase हुआ तो क्या हुआ इससे? अब blood का flow तेजी के साथ वहाँ पे शुरू हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो जब तेजी के साथ वहाँ पे शुरू हो जाएगा, देन द अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब ब्लड फ्लो वहाँ पे तेज होना शुरू हो गया। पीछे से ब्लड आ रहा था, लेकिन आगे उसको जब ओपन स्पेस मिली, नाउ इट्स आर रशिंग टुवर्ड्स द साइड जहाँ पे वो वेसल्स खुली मिलती है, बाकी बॉडी का भी ब्लड वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि द कैलिबर ऑफ द वेसल इज इंक्रीज, और उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट मीडिएटर था? नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कहाँ से रिलीज हुआ? दैट इज रिलीज फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स। इट ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द साइड वेयर देयर इज इंजरी के साइड से भी वो रिलीज हुआ। क्लियर? उसने जाके स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट किया तो उसको क्या किया, उसके स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स किया। वो रिलैक्स, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट थे, रिलैक्स हुए तो वो वेसल खुल गई, और अब जब वो खुल गई तो उसका कैलिबर बढ़ गया, ब्लड का फ्लो वहाँ पे होना शुरू हो गया। अब ब्लड ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंजरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है प्लाज्मा प्रोटीन्स ने, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, एंटीबॉडीज़ हैं। क्लियर? और उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं WBCs ने, तो वो उसी को करेंगे जब वहाँ पे पहुँच सकेंगे। तो अब ज़्यादा क्वांटिटी में दे आर रशिंग टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इंजरी। तो अब ये है कि आपके पास वेसल का साइज जब बढ़ गया, आर्टेरियोल्स बढ़ गए,
बहुत सारे आर्टीरियोल्स वेजोडाइलेट हो गए साइड के ऊपर जहाँ पे इन्फेक्शन थी, जहाँ पे इंजरी थी. नाउ द large quantity of the arterioles when they increase their caliber, more blood starts to flow towards that side. और अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लड तेजी के साथ आना शुरू हो गया. तो ये जो हम रेडनेस जो फील करते हैं एट द साइड ऑफ द इंजरी, इट इज बिकॉज द मोर ब्लड इज प्रेजेंट इन द वेसल्स एट दैट साइड ऑफ द इंजरी. ये जो रेडनेस मैंने आपको बताया कि हमेशा यू सी द रेडनेस एट द साइड ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, वो रेडनेस इसी वजह से है बिकॉज आरबीसीज जो है वो हमारे ब्लड को रेड कलर देते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है. तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन वाले आरबीसीज जो है वहाँ पे जब जाएंगे, ब्लड ज़्यादा क्वांटिटी में जब वहाँ पे होगा तो वो एरिया जो है वो रेडिश हो जाएगा, दैट बिकम रेडिश. नाउ first step is the change in the caliber. Now the second step is the increased permeability. Now after nitric oxide, these nitric oxide has increased the caliber of the vessel. Some important other chemical mediators are also released at the site of the infection. इसके अंदर बहुत important जो है ब्रेडिकाइनिन है, हिस्टामीन है, हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, neuropeptide P. These are the different chemical mediators basically which are also released at the site of the infection. जहाँ पे infection हुई है वहीं के ऊपर ये कुछ important chemical mediators रिलीज हो रहे हैं. ये मुख्तलिफ जो है सेल से प्रोड्यूस होते हैं. ये chemical mediators जो हैं आपके पास कुछ मास्ट सेल से आ रहे हैं, क्लियर, कुछ आपके पास जो टिश्यू में मौजूद है मास्ट सेल, कुछ आपके पास एंडोथेलियल सेल से आ रहे हैं, क्लियर, कुछ इंजर्ड एरिया से आ रहे हैं. वो सारे का सारे क्या करेंगे, दे ऑल्सो एक्ट ऑन द वेसल्स, ऑन द आर्टेरियोल्स एंड दे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट द एंडोथेलियल सेल्स. यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स मौजूद थे, क्लियर, उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया. जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो साइज में छोटे हो गए. अब जो साइज में छोटे हुए, the caliber, the size, the gap between the endothelial cells is now increased. Why? Because the cells they are contracted. When they are contracted, पहले जो थे वो इस तरह थे, now they are contracted, space दरमियान में ज़्यादा हो गई. Now this space is so much that the plasma protein can easily leak out through that spaces. क्लियर, उस स्पेस से वो निकल जाती है प्लाज्मा प्रोटीन, और जब प्लाज्मा प्रोटीन निकल जाती है, नाउ इट स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इन्फेक्शन. बॉडी की जिस जगह पे वो इन्फेक्शन मौजूद है वहाँ पे वो प्लाज्मा प्रोटीन अब जाने की सलाहियत रखती है, बिकॉज द स्पेस इज नाउ बीइंग मेड एंड दैट इज मेड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल. एंड हाउ दीज एंडोथेलियल सेल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड? By the release of these important chemical mediators which are produced at the site of the infection or the injury. It ultimately leads to the increased permeability of the vessel. This is a very important step. Now this increased permeability ultimately leads to the formation of the fluid in the extracellular space. Extracellular space. अब ये सारा का सारा जो फ्लूइड है वेसल से बाहर चला गया, ठीक है, और अल्टीमेटली वेसल से बाहर गया. और जब प्लाज्मा प्रोटीन जा रही है तो फ्लूइड भी जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड भी जाएगा. जब प्लाज्मा फ्लूइड जब जाएगा, अल्टीमेटली प्लाज्मा प्रोटीन भी जा रही है, फ्लूइड भी जा रहा है. आपके पास जो बाहर की जो स्पेसेस है, सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं, दे बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सुडेट फ्लूइड. नाउ द फ्लूइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एट द साइड ऑफ which is produced outside of the vessel is two types. एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है जो प्रोड्यूस होता है एबनॉर्मली, दैट इज ऑफ द टू टाइप्स. वन इज द एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट. इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा. आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि एक्सुडेट ट्रांसुडेट क्या होता है और ये किस तरह से बनता है, क्लियर. तो थर्ड स्टेप है डब्ल्यूबीसी किस तरह मूव करते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा. Now this is the exudate and this is the transudated. These are both the abnormal fluids which are produced in the body. दोनों extracellular fluids हैं और दोनों जो है वेसल से बाहर आके बने हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सुडेट फ्लूइड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है. जिस तरह मैंने आपको इस कंडीशन में बताया, इन्फेक्शन हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, आपके पास क्या हुआ, एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और प्लाज्मा प्रोटीन निकल गई. अब फ्लूइड भी निकला, प्लाज्मा प्रोटीन भी निकली. तो अब नाउ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन
they both together form the fluid which is called the exudate fluid. Clear? This exudate fluid also has got the white blood cells or the red blood cells in them. Because the space is more, the cells can also goes out of the vessel. It has got proteins, it has got its specific gravity is high. Clear? It has more LDH level in it. LDH enzyme इनका ज़्यादा होता है, इनकी specific gravity ज़्यादा होती है, the protein content is more. Clear? And it has also got the blood cells. Clear? These are the characteristics of the exudate fluid. And the transudate fluid is the fluid in which there is less quantity of the protein, specific gravity is low, LDH is low, fibrinogen is low. Clear? And there is hardly any RBC or the WBC in the fluid. तो ये दोनों डिफरेंस है एक्सुडेट फ्लूइड में और ट्रांसुडेट फ्लूइड में. अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सुडेट कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि ये प्रोड्यूस करती हैं एक्सुडेट फ्लूइड और ट्रांसुडेट फ्लूइड. नाउ दिस इज द वेसल. एक वेसल है, देयर आर सर्टेन फोर्सेस which are acting on the vessel so that the fluid does not leak out of the vessel in large quantity. हमारी बॉडी के अंदर ये फोर्सेस हैं, कुछ वेसल के अंदर फ्लूइड को पुश करनी है और कुछ फ्लूइड को वेसल से बाहर पुश करनी है. क्योंकि फ्लूइड जो है, आपको पता है कि अगर दो सेल्स के दरमियान में स्पेस है तो फ्लूइड तो आराम से वहाँ से गुजरता है. मैं बता रहा था कि प्रोटीन कैन नॉट क्रॉस द स्पेसेस बट फ्लूइड कैन इजीली क्रॉस. और प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फ्लूइड रखते हैं. तो देयर आर चांसेस कि वो फ्लूइड लीक करता चला जाएगा और सारा का सारा वेसल से बाहर निकल जाएगा. बट इट डज नॉट हैपन normally because there are forces which basically does not allow the fluid to go out of the vessel. वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं जिनके अगर कम या ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम बनती है. there are 4 forces which are acting on the vessel wall so that the fluid or the cell or the protein does not goes out of the vessel. अब वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं? कुछ फोर्सेज हैं जो कि फ्लूइड को अंदर को पुश करनी है और कुछ फोर्सेज हैं जो कि फ्लूइड को बाहर से अंदर को लेके आ रही है. क्लियर? समझ रहे हो? अच्छा, अब ये जो फोर्सेस बाहर लेके जा रही हैं, क्लियर, जो फ्लूइड्स को बाहर लेके जा रही हैं, क्लियर, वो कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल प्लाज्मा, ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये प्लाज्मा के अंदर है. हाइड्रोस्टैटिक. प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस ब्लड का वो या फ्लूइड का वो प्रेशर है जो उसको बाहर को धकेल रहा है. क्लियर? एक वेसल है, उसके अंदर जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा वो उतना ही प्रेस करेगा अपनी वेसल वॉल को और वो फ्लूइड को बाहर धकेलेगा. क्लियर? तो ये जो है प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है? इट इज़ पुशिंग द फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल. लेकिन साथ ही साथ अंदर प्रोटीन मौजूद हैं. क्लियर? प्रोटीन की क्या करती हैं? प्रोटीन ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाती हैं और ऑस्मोलैरिटी की वजह, हाई ऑस्मोलैरिटी की वजह से वो जो प्रेशर है प्रोटीन का वो अंदर को खींचती है. क्लियर? एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर को धकेल रहा है. द फ्लूइड इज पुशिंग the fluid out of the vessel by the plasma hydrostatic pressure, but at the same time there are the proteins present inside the inside the vessel which is pulling the fluid inside. तो ये दोनों फोर्सेस नॉर्मली जो है वो बैलेंस हो जाती हैं. थोड़ी सी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, इस वजह से थोड़ा बहुत फ्लूइड गोज आउट ऑफ द वेसल व्हिच अल्टीमेटली इज पिक अप बाय द लिम्फेटिक्स एंड अल्टीमेटली ड्रेन बैक टू द वेस्कुलर सिस्टम थ्रू द इंफीरियर वीना केवा, थोरैसिक डक्ट के जरिए से वापस चला जाता है वो फ्लूइड. क्लियर? तो ये आम तौर पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को वो बैलेंस रखती हैं. अब वो कब बैलेंस ख़राब होता है? ये बैलेंस उस वक्त ख़राब होता है व्हेन देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी. मिसाल के तौर पे व्हाट एबनॉर्मैलिटी कुड लीड्स टू द इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस. फर्स्ट इज द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. व्हेन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गॉट इंक्रीज. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? कि आपके पास एक वेसल थी, क्लियर, आगे ब्लॉकेज आ गई. नाउ पीछे से ब्लड आ रहा है और आगे से वो नहीं जा रहा, तो अब क्या होगा कि ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. नाउ जब ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो फ्लूइड जो है वो जब प्रेशर डालेगा ऑब्वियसली वेसल को, तो फ्लूइड भी बाहर जाना शुरू हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा है तो क्या हुआ कि इसमें किस किस्म का फ्लूइड बनेगा? Transudate fluid in which the protein and the cell is in a very negligible quantity.
ये क्यों बना? बिकॉज देयर इज सम ब्लॉकेज टू द फ्लो ऑफ द ब्लड, वहाँ पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है ब्लड, पीछे से आ रहा है, आगे को नहीं जा रहा, नाउ बेसिकली एक्यूमुलेटिंग एट दैट साइड, प्रेशर ज़्यादा डाल रहा है। अब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जितना भी हो उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता, तो वो सारा फ्लूइड पीछे से जो आई जा रहा है वो बाहर निकली जा रहा है, सिर्फ सेल स्टैक होते जा रहे हैं उस साइड के ऊपर और फ्लूइड निकलता चला जा रहा है। दिस इज द ट्रांसमिटेड फ्लूइड। ये क्यों क्यों हो सकता है? एक तो आपके पास जो है ऊपर ब्लॉकेज आ गई, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन और द कार्डिक फेलियर। हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को और वो फ्लो में रख रहा है, वो एक वेव जनरेट करता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रहता है। हार्ट की पंपिंग सही नहीं है। अब क्या हुआ कि हार्ट, अब ब्लड जो है इज नॉट फ्लोइंग इन द वेसल, जब वो फ्लो नहीं कर रहा है इन द वेसल तो क्या हो रहा है, वो वहाँ पे वो उसका स्टेसिस हो रहा है, वहाँ पे वो रुक रहा है। तो जब वो रुक रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पड़े पड़े वो प्रेशर ज़्यादा डाल रहा होगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाए। इस वजह से कार्डिक फेलियर के पेशेंट के अंदर या कोई ब्लॉकेज आ गई उसके अंदर हम ट्रांसमिटेड फ्लूइड को देखते हैं। और एक्सुडेटेड फ्लूइड क्या है? एक्सुडेटेड फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर परमिबिलिटी बड़ी है। इन्फेक्शंस जो होंगी, जितनी भी किस्म की इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शंस के अंदर जहाँ पे भी वो इस एरिया के अंदर इन्फेक्शंस होंगी वहाँ पे आपको एक्सुडेटेड फ्लूइड मिलेगा, बिकॉज इन्फेक्शन अल्टीमेटली क्या कर रही है, कैलिबर को बढ़ा रही है और साथ ही साथ स्पेसिस परमिबिलिटी को बढ़ा रही है। प्लाज्मा प्रोटीन भी निकल रही है, आपके पास आरबीसीज भी निकल रही है, उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपके पास जो है फ्लूइड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन और आरबीसीज जा रहे हैं। तो जितनी भी इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर आप एक्सुडेटेड फ्लूइड देखोगे, कार्डिक फेलियर के अंदर आप ट्रांसमिटेड फ्लूइड देखो। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये फ्लूइड्स बनते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो इसको हम एडीमा कहते हैं वो बनता है। तो उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है? अंदर मैं आपको बताया द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स इज आल्सो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। This plasma oncotic pressure is because of the plasma protein, the pressure of the plasma protein which pull the fluid, which basically pull the fluid inside of the vessel, which does not allow the fluid to go out. तो ये अगर प्रोटीन कम हो जाए बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगी, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगी तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। तो जिस प्रेशर ने बेसिकली क्या किया हुआ था, बैलेंस किया हुआ था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो बैलेंस था वो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। अब ये प्रोटीन क्यों क्यों कम होती है? ये प्रोटीन कम होने की बहुत सारी रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। बन कहाँ पर ये प्लाज्मा प्रोटीन? लिवर के अंदर। अगर किसी पेशेंट को लिवर का जो है कोई प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर डैमेज हो गया, कोई बहुत सीवियर किस्म के उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, सिरोसिस हो गया, उसका कोई भी डैमेज हो सकता है लिवर, तो आप अल्टीमेटली प्रोटीन को नहीं बना पा रहा। जब प्रोटीन नहीं बना पा रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें कौन सा फ्लूइड बनेगा? ट्रांसमिटेड फ्लूइड। क्लियर? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ, फ्लूइड बाहर निकल गया, जो बाहर फ्लूइड गया था दैट इज द ट्रांसमिटेड फ्लूइड। और क्यों क्या था? प्रोटीन नहीं बनी थी। इसी तरीके से आपके पास जो है अगर किडनी फेलियर हो जाए, किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है कि हमारा ग्लोमेरुलस जो है वो प्रोटीन को फिल्टर करता रहता है, प्रोटीन को अलाउ नहीं करता कोई यूरिन से पास आउट हो। लेकिन सम टाइम इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस देयर इज प्रॉब्लम विद द ग्लोमेरुलस के वहाँ पे प्रोटीन फिल्टर होना शुरू हो जाती है, यूरिन के अंदर प्रोटीन निकलना शुरू हो गया। अब लिवर बना रहा है प्रोटीन और किडनी वो निकाली जा रही है प्रोटीन, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर भी पेशेंट के अंदर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा और उसको एडिमा डेवलप होगा और उसके अंदर फ्लूइड जो आएगा वो कौन सा आएगा? ट्रांसुडेट फ्लूइड आएगा। क्लियर? तो ये आप समझ गए हो कि कौन से इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स हैं विच अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड। और ये जो स्वेलिंग है, दिस स्वेलिंग एट द साइड ऑफ द इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्लूइड दैट इज फॉर्म्ड एट द साइड। और ये फ्लूइड का बनने का मैंने आपको बता दिया किस तरह से बन रहा है, तो ये एक्सुडेट कैसे बन रहा है और ट्रांसुडेट कैसे बन रहा है। क्लियर? इसके अंदर जो है आपके पास जो बाकी दो चीज़ें हीट और पेन, हीट क्यों प्रोड्यूस हुई एट द साइड ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, खासतौर पे एट द साइड ऑफ द इन्फेक्शन। आपके पास अब वहाँ पे जो आगे मैकेनिज्म जो चलते हैं वहाँ पे एक फाइट चलती है बिटवीन द वाइट ब्लड सेल्स एंड द बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। क्लियर? और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिससे से बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। क्लियर? कुछ सेल्स और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाता है। जब ब्लड का फ्लो वहाँ पे उस साइड पे ज़्यादा जाता है तो वो एरिया जो है दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज़ अफेक्टेड बाय दैट इन्फेक्शन गॉट हीट अप। क्लियर? और पेन बेसिकली एट द साइड ऑफ दैट इन्फेक्शन
वहाँ पे बहुत सारे बॉडी के अंदर हर जगह पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वो नॉर्मली कंडीशन में एक्टिवेट नहीं होते। दे गॉट एक्टिवेटेड बाय द इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स। मैं आपको जब केमिकल मीडिएटर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो वो केमिकल मीडिएटर्स जो है वहाँ पे वो रिलीज होते हैं एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। वहाँ पे वो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, और हमें फिर आइडिया हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेन कि मेरे उस एरिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो पेशेंट जो है उसके लिए कोई रेमेडीज़ करता है, उसके लिए ट्रीटमेंट के जो है मुख्तलिफ ऑब्वियसली अगर इन्फेक्शन हुई तो एंटीबायोटिक्स लेगा। क्लियर, बॉडी तो एक रिस्पॉन्स दे रही है, उस इन्फेक्शन को गेट रीड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम एडिशनली क्या करेंगे, उस एरिया को कवर करेंगे, वहाँ पे एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे और अपने आप को मुख्तलिफ ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे जो कि हेल्प करेगा हमें अल्टीमेटली टू गेट रिड ऑफ दैट इन्फेक्शन। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आज हमने डिस्कस किए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है। थर्ड पॉइंट इज द WBC मूवमेंट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द इन्फेक्शन। ये भी एक डिटेल टॉपिक है कि WBC अल्टीमेटली एक जगह से आप वेसल्स के अंदर से निकले, दे अल्टीमेटली गोज टू द साइड ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये किस तरीके से पहुंचते हैं, व्हाट इज द पाथवे, हाउ दे अल्टीमेटली रीच टूवर्ड्स द साइट जहाँ पे इन्फेक्शन है, और वो जाके फिर वहाँ पे क्या करते हैं जिससे अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन जो है वो कवर होती है। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, और इंशाल्लाह जो है आई होप कि नेक्स्ट वीक से हमारा वैसे ही लाइव क्लासेस शुरू जब हो जाएंगी तो हम फिर जो है मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना क्लास में आके जो है लेक्चर दिया करूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।